Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है रेस्पायरेशन इन एनिमल, यानी जंतुओं में कैसे रेस्पायरेशन होता है, कैसे जंतु रेस्पायर करते हैं, ठीक है, कैसे श्वसन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया रेस्पायरेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। रेस्पायरेशन होता क्या है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स दैट सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक किसके अंतर्गत आता है, और ब्रीदिंग क्या है जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन था। सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लासों में कंप्लीट किया। यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो फ्रेंड्स, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज की क्लास है वो भी रेस्पायरेशन चैप्टर से ही रिलेटेड है और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। मानव के अलावा और भी जो जंतु हैं और भी जो एनिमल हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, सिर्फ उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जानने हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जितना सारा पार्ट शामिल है, सारा का सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछती हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे, आप बताइए हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, यानी श्वसन अंग कौन सा है। तो आप क्या जवाब देंगे, नाक या फिर और कुछ, क्या जवाब देंगे, क्या हो सकता है, सोच के बताइए। यदि आपने नाक सोचा है तो गलत है, ठीक है। हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है फेफड़ा, ठीक है, लंग्स है। अब कैसे है वही सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। जो अपना रेस्पिरेशन का सिस्टम है उसको पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा मार्कर रख देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कहाँ कहाँ से हम सांस लेके कौन सा पाथ है, ठीक है, मतलब जो एयर है हमारी को किस किस जगह से होते हुए जाती है, उनका पाथ क्या है, रास्ता क्या है, ठीक है, मार्ग क्या है, श्वसन मार्ग क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाक के थ्रू एयर को लेते हैं। तो सबसे पहला जो पाथ है वो क्या है, हमारा नासा द्वार, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नासा द्वार, या क्या बोल सकते हैं, नासा छिद्र बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद वो एयर कहाँ जाती है, उसके बाद जाती है नासा का पार्ट में। ये कहाँ है, तो ये है हमारा नासा का पार्ट, ठीक है, पहले नासा द्वार फिर नासा का पार्ट। उसके बाद एयर कहाँ जाती है, उसके बाद जाती है नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी कहाँ है, नासा ग्रसनी जीभ को जब अपना माउथ ओपन करते हैं तो वी शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके जस्ट वी शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद से जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नासा ग्रसनी। ये वही ग्रसनी है जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, पोषण में पढ़ा था, ठीक है, जो पाचन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रसनी वही है। यहाँ पर वो नाक की बात, रेस्पिरेशन की बात चल रही है, इसलिए इसको यहाँ पर नाम क्या दे दिया गया, नासा ग्रसनी, नैसोफेरिंक्स नाम दे दिया गया, बल्कि ये है वही, ठीक है। आगे बात करी जाए, नासाग्रसनी के बाद कहाँ जाती है, तो लैरिंक्स में जाती है, कंठ जिसे बोलते हैं, ये है हमारा लैरिंक्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई, तीन याद कर लीजिए। सबसे पहले हम एयर को कहाँ से लिए, नाक से लिए। उसके बाद नासा का पार्ट, ठीक है, नासा छिद्र या नासा द्वार, नासा का पार्ट, फिर उसके बाद नैसोफेरिंक्स, ठीक है, नासा ग्रसनी करेंगे तो जो उसके जस्ट वाला पार्ट आएगा वो क्या है, नासा ग्रसनी है। उसके बाद आगे बात करें, ये लैरिंक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, लैरिंक्स। अब लैरिंक्स के आगे वाला पार्ट हम बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके की एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से 17 सेंटीमीटर एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विंड पाइप, या क्या बोलते हैं, वायु नली। यानी जब हम अपने नाक के थ्रू, यानी कि नॉस्ट्रिल इन्हें बोलते हैं, नॉस्ट्रिल ये दो हैं हमारे, ठीक है, और इनके थ्रू एयर लेते हैं, फिर ये क्या होता है, ये जो अंदर ये मार्ग होगा ना उसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद क्या होता है, आगे
आगे है नेसोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स के बाद ये है यहाँ पर हमारा क्या, लैरिंक्स, ठीक है। और लैरिंक्स के बाद क्या आएगा, तो वो आएगी विंड पाइप, ठीक है। तो लैरिंक्स के बाद क्या है आगे, अगर इधर के बाद आगे जाएं तो विंड पाइप मिलेगी, वहाँ से हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो ये सारी चीज़ हम गिना दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ कैसे गिनाएंगे तो उसको यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि कितना होता है, अप्रॉक्स 17 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु नली या बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वायु नली। आराम आराम से समझिए, या बोलते हैं इंग्लिश में बात करते हैं तो विंड पाइप कहा जाता है, विंड पाइप। और एक नाम और है इसका, ट्रैकिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, ये है ट्रैकिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नली। किसकी है, ये वायु की है, इससे वायु गुजर रहा है, इसलिए वायु नली। ये क्लियर हुआ आपको। ये वायु नली आगे जाके ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ऐसे दो भागों में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, और यहाँ भी एक पाइप नुमा ऐसे दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब हिंदी में हमें नहीं पता इन्हें क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई ही पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। इतना क्लियर हुआ आपको कि ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है आगे जाके इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और इन ब्रोंकाई, ये जो दो भाग हैं यहाँ पर, इनमें से बहुत सारे इस तरीके से ब्रांचें होती हैं, बहुत सारी ब्रांचें इस तरीके से लगी होती हैं, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचें लगी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचें ऐसे ऐसे करके होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी हो जाती है तो क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोलस, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जो ये ब्रांचेस जो प्रेजेंट होती है ना, ये जो ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं के यहाँ एंड पॉइंट पे मुंह पर इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे नुमा संरचना प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या होता है, गुब्बारे नुमा संरचना प्रेजेंट होती है ऐसे। जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्विलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, या एल्विलाई बोलो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हिंदी में, तो हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठ। अभी बताएंगे इन सबका काम क्या होता है। इतना क्लियर हुआ आपको। मैंने बताया 17 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लंबी पाइप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वायु नली या विंड पाइप कहा जाता है, इसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। ये पाइप आगे जाके इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। इन ब्रोंकाई में कई सारे इस टाइप से ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। और इन ब्रोंकियोलस में ऐसे बैलून लाइक गुब्बारे के नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, वायु कोष्ठ बोलते हैं। ये क्लियर हुआ आपको। आगे देखिए क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर बना होता है ना, इसी में इसके हम क्या कर देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी में मैंने बना दिया बाउंड्री, ठीक है। ये देखिए बाहर से मैंने क्या बना दिया, बाउंड्री, ताकि ये सारी चीज़ें क्या रहें, सुरक्षित रहें। अब इसको थोड़ा सा अंदर बना दूँ तो ये बाउंड्री बनाती आराम से हम बना सके ठीक है। ये बाउंड्री बना सकते हैं। देखिए बाहर से मैंने क्या बना दिया, एक बाउंड्री बना दी। एक मिनट, ऐसा क्या बना दिया मैंने, बाउंड्री बना दी। अब ये क्या हो जाता है, लंग्स, ठीक है। पूरा लंग्स कंप्लीट हो जाता है। तो लंग्स क्या है, ये बाउंड्री है, लंग्स है ना, मेनली देखा जाए तो लंग्स क्या है, बाउंड्री है। यानी जो लंग्स है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोलस प्रेजेंट है, एल्वियोली प्रेजेंट है, और इन सब के बाहर एक आवरण बना दिया जाता है, जिसको टोटल क्या कहा जाता है, तो इन सभी को मिला के क्या बोल दिया जाता है, लंग्स बोल दिया जाता है। जो कि कितने लंग्स हमारे, 2 लंग्स हैं, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो बाहर की तरफ ये 2 लंग्स बनाए हैं हमने ना, इस तरीके से ये जो बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री के भी चारों तरफ, ठीक है,
चारों तरफ क्या होती है, एक आवरण प्रेजेंट होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो लंग्स है ना, ये लंग्स, इन्हीं के चारों तरफ एक और आवरण प्रेजेंट होता है इस तरीके से, जो कि डबल लेयर में होता है। हम डबल लेयर यहाँ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, सिर्फ ऐसे बता रहे हैं, जो कि कैसा होता है, डबल लेयर में प्रेजेंट होता है। 2 लेयर में एक आवरण प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं फुफ्फुसी आवरण, या इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरा, और यही पूछा जाता है, प्लूरा बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, जैसे हृदय के चारों तरफ एक आवरण प्रेजेंट होता है जिसको हृदयावरणीय आवरण बोलते हैं, इंग्लिश में पेरिकार्डियम बोलते हैं, वैसे जो लंग्स है हमारे, इनके चारों तरफ भी एक आवरण प्रेजेंट होता है। 2 लेयर की एक परत प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरा। तो ये क्या है, प्लूरा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एडिशनल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आवरण है, इसका आवरण है, ये है हमारे लंग्स का। तो इतना क्लियर आपको हुआ, लंग्स के सारे चीज़ें समझ में आई, कैसे कैसे सारा पाथ है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर इस टाइप से पेशियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेशियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में, डायाफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि किससे बना होता है, पेशियों से बना होता है, ठीक है। मसल से बनी हुई एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जो हमारे लंग्स हैं ना, इन्हीं में ऐसे रिब्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे करके देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे करके क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब बाहर की तरफ से क्या होती है, रिब्स को बोलते हैं क्या, रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो पसलियाँ प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। और साथ में जो जब हम एयर लेते हैं ना, तो मूवमेंट में भी हेल्प करती है। मूवमेंट कैसे, जब ये नीचे जाता है तो रिब्स ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। वो मूवमेंट अभी बता रहे हैं। तो कहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले वो जान रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या होता है, लंग्स के इधर पूरे में क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, चारों तरफ। यहाँ पर सभी दोनों लंग्स में इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक मांस का टुकड़ा यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब ये रिब्स आपको समझ में आई। एक चीज़ और थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा एडिशनल है, थोड़ा डीप है, वो क्या है कि जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो ये लंग्स है ना, उसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। कितने, 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि मैंने यहाँ रिब्स बना दिया, मैं यहाँ पे लंग्स बना रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये 2 लंग्स हैं, ठीक है, ये 2 लंग्स हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने बताया इधर ऐसे खड़े होंगे तो ये राइट हैंड साइड है, तो 3 लोब प्रेजेंट हो गए। तो 3 लोब कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3। तो राइट हैंड साइड कितने लोब, 3 लोब प्रेजेंट हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड कितने, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोब को हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ ऐसे समझने के लिए जान लीजिए ना। सो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला लंग्स है, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो लेफ्ट वाला है उसमें 3 पार्ट में बोल सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, या 3 लोब प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैंने बताया कैसे 3 लोब। और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वहाँ पे 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो ये डीप है, अगर आपको याद रखना तो रखिए, वरना अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। एक बार स्ट्रक्चर जो भी मैंने पाथ बताया उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले एयर को हम कहाँ लेते हैं, तो वो लेते हैं, पहले हम पाथ को ही जान लेते हैं। एयर तो समझ में आ रहा है क्या सारी चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, ये नोस्ट्रिल, उसके बाद नेजल चैम्बर, फिर नेसोफेरिंग्स, फिर ये लैरिंग्स आएगी, ठीक है। लैरिंग्स के बाद विंड पाइप, विंड पाइप के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में बहुत सारी ब्रांचेज, वो क्या कहलाएंगी, ब्रोंकियोलिस कहलाएंगी, ठीक है। और जो ब्रोंकियोलिस हैं उनमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो एल्वियोली कहलाएगा। उसकी तरफ एक आवरण बना दिया हमने, ठीक है। बाहर की तरफ एक क्या किया, आवरण बनाया, जिसको पूरा टोटल मिला के क्या हो गया, वो लंग्स कहलाया। और लंग्स के भी चारों तरफ एक आवरण प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। नीचे क्या होता है, लंग्स के ऐसे
एक मसल से बना हुआ क्या होता है, परत प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। और ये जो लंग्स है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स भी प्रेजेंट होती है, पसलियाँ भी प्रेजेंट होती हैं। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया। देखिए नासा द्वार तो समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉस्ट्रिल क्या है, नासा कपाट भी समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नासा ग्रसनी, ये वही ग्रसनी है जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रसनी के बारे में पढ़ा था जहाँ से फूड होकर जाता था, ये वही वाला पार्ट है। यहाँ पर भी यही एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से वायु और भोजन दोनों क्या होते हैं, दोनों का संवहन होता है, दोनों का कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि ग्रसनी से क्या होता है, वायु और ये जो वायु और साथ में भोजन दोनों का क्या होता है, संवहन होता है। कौन सा पार्ट है, नासा ग्रसनी। यहाँ पे ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे नासा ऐड किया गया, बट ये है वही, ठीक है, फेरिंग्स वही है ये। आगे बात करते हैं लैरिंग्स की। यहाँ से क्या होता है, आवाज़ आती है हमारी, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आया, आवाज़ आती है तो अब बॉडी के जितने सारे पार्ट है कहीं भी आप हाथ लगाइए, आवाज़, मतलब ये नहीं समझ में आया कि यहाँ से आवाज़ आती है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे तो आवाज़ में चेंजेस आती है। इससे क्लियर होता है कि हमारी जो आवाज़ है वो कहाँ, लैरिंग्स के थ्रू होती है, ठीक है, लैरिंग्स के द्वारा होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर 9 तरीके के वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वोकल कार्ड क्या है, वही स्वर तंत्रियाँ जिसे बोलते हैं ना, स्वर तंत्रियाँ आई थिंक बोलते हैं। सो कितने प्रेजेंट होते हैं, 9 वोकल कार्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें से 3 पेयर में होते हैं, 3 सिंगल में होते हैं। ये भी थोड़ा डीप है, आपको याद रखना है तो रखिए वरना कोई बात नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों को लिखाएंगे नहीं, सिर्फ ओरली बता रहे हैं। कितने वोकल कार्ड प्रेजेंट थे, 9 वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 3 पेयर में होते हैं, 3 सिंगल होते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो लेडीज़ होती है उनकी आवाज़ जो होती है वो पतली होती है और जेंट्स की जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। उसका कारण होता है फ्रीक्वेंसी और पिच, ठीक है। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका आंसर यही है। आगे बात करते हैं, ये हो गया लैरिंग से रिलेटेड। ये जो पिच और मतलब पिच को बोलते हैं तारत्य हिंदी में और फ्रिक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं। और ये जो लेडीज़ होती है उनमें ज़्यादा होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है तो तारत्य भी ज़्यादा होता है। और जो जेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, तो आवृत्ति कम होती है, तारत्य कम होता है। यही कारण है कि लेडीज़ की जो आवाज़ होती है वो पतली होती है और जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो इसका आंसर आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया सीटेट में, इसलिए बताया मैंने। आगे बात करते हैं हम वायु नली की या विंड पाइप की बात करते हैं, यानी ट्रैकिया जिसे कहा जाता है। तो मैंने बताया इस तरीके से पाइप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि अप्रॉक्स कितना होता है, 70 मीटर का होता है, ठीक है। सॉरी 70 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही होगा, ये क्लियर नहीं, 1 मिनट देख ही लो कितना होता है। हाँ सॉरी, ये 70 सेंटीमीटर में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है। 17 सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। अप्रॉक्स कितना होता है, 17 सेंटीमीटर में होता है। मीटर तो बहुत लंबा बोल दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। सो आगे क्या होता है कि इस तरीके का पाइप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि कितना होता है, 17 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्स, ठीक है। और ये जो विंड पाइप है इसमें क्या होता है, इस तरीके के सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके के छल्ले नुमा संरचना प्रेजेंट होती है, ये छल्ले नुमा संरचना प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो ये विंड पाइप है इसको आपस में चिपकने से, जो ये दीवार है ना ये आपस में चिपके ना, इसके लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ये विंड पाइप आपस में चिपके ना, इसके लिए ये हाइलिन कार्टिलेज काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। ये कहाँ पर होते हैं, विंड पाइप में प्रेजेंट होते हैं, सी शेप्ड छल्ले नुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। विंड पाइप क्लियर हुई आपको। आगे बात करते हैं किसके बारे में, विंड पाइप हो गया। बात करेंगे ब्रोंकाई के बारे में। मैंने बताया ये जो विंड पाइप है आगे जाके 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं ब्रोंकियोलिस की। ब्रोंकियोलिस क्या होता है,
जो ये दो भागों में डिवाइड हुई, इसी में बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है दोनों तरफ, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। आगे बात करते हैं अल्वियोली क्या होता है। तो ये जो ब्रोंकियोलिस है, इनके मुंह पे, ठीक है, मुंह पर क्या होता है, इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्वियोली बोलते हैं या वायु कोष्ठ बोला जाता है। यहाँ पर क्या होती है, वायु भरती है, इन्हीं अल्वियोली में क्या होती है, इकट्ठा होती है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फेफड़ों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कौन है, तो वो यही है, अल्वियोली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, अल्वियोली यानी वायु कोष्ठ को कहा जाता है। जिस प्रकार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, एक सेल को कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है, वैसे अगर मैं फेफड़े की बात करूँ तो यहाँ पर कौन है, अल्वियोली है। ठीक है, तो ये भी मैंने से बोल दिया, यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अल्वियोली हो गया तो लंग्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाहर की तरफ हमने क्या किया, इस तरीके से बाउंड्री बना दी तो लंग्स कंप्लीट हो गया, है ना। लंग्स में क्या होता है, इधर राइट हैंड साइड में 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और इधर कितना होता है, तो इधर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लंग्स से रिलेटेड समझ में आएगी। बाहर की तरफ एक आवरण प्रेजेंट होता है जो कि 2 लेयर में बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लीरा बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको नमी और बाहर से जो आघात है, मतलब कि हार्मफुल, मतलब इसको आघात का मतलब होता है किसी कारण चोट ना पहुँचे। ठीक है, सो उससे क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, ये प्लूरा। जैसे हार्ट के चारों तरफ एक आवरण प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम जिसको बोलते हैं, वैसे ये भी यहाँ पर यही कार्य करता है। उसके बाद इस तरीके से रिब प्रेजेंट होती हैं, रिब तो समझ में आई होंगी आपको। यहाँ पे क्या होता है, लंग्स कंप्लीट हो जाता है ना, यानी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो वो है लंग्स। उसके बाद बात करते हैं नीचे। ठीक है, नीचे बात करते हैं डायाफ्राम और रिब्स के बारे में। यही मेनली पढ़ना था क्योंकि इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा था, ये नाम दे रखे थे, और जो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई वो नहीं था, वो एडिशनल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको दिमाग में रखिए। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, बाहर की तरफ क्या होता है, मसल्स की बनी हुई एक परत प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, जो कि किसमें हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और साथ में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनको आधार भी प्रदान करती है। कौन, ये। अब हम बात कर लेते हैं ये रिब्स और ये जो डायाफ्राम है, इनका वर्क क्या होता है। तो इनका वर्क होता है रेस्पिरेशन में, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, यानी जब लोग अंतः श्वसन करते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं, तब क्या करते हैं ये लोग। तो देखिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये क्या होता है, इस तरीके से समतल हो जाता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, और ये जो रिब्स होती हैं ये ऊपर और बाहर की तरफ जाती हैं। आप ये चीज़ फील कर सकते हैं, सांस लेते हैं ना तो ये रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ, सीना थोड़ा सा क्या होता है, बाहर की तरफ फूलता है ना, तो ये ऊपर और बाहर आती हैं, और जो डायाफ्राम है ये नीचे जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है, कहाँ, इनहेलेशन में, अंतः श्वसन में। आगे बात करते हैं, जब एक्सहेलेशन करते हैं यानी निःश्वसन करते हैं, जब हम वायु को बाहर छोड़ते हैं तब कैसे वर्क करता है। तो उस टाइम क्या करते हैं, जब वायु बाहर जाती है तो ये फिर से वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, और ये रिब्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ और अंदर की ओर हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो वायु होती है अच्छे से बाहर, जो भी वेस्ट वायु है जो कि हमारे लिए हानिकारक है, वो क्या होती है, बाहर हो जाती है, और नीचे क्यों होता है, ताकि अच्छे से वायु फिल हो सके, ऑक्सीजन आ सके अच्छे से। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई, क्या अंतः श्वसन में कैसे ये दोनों हेल्प करते हैं और निःश्वसन में कैसे हेल्प करते हैं। तो सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं टाइडल वैल्यू क्या होती है। टाइडल वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम कितनी हम जो एयर है उसको कितना हम अपने लंग्स में फिल कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, टाइडल वैल्यू कहलाता है। तो ये शायद पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा कि टाइडल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये 500 ml आई थिंक होती है, वो मुझे क्लियर नहीं, इसलिए उसको मैंने यहाँ नहीं बता रही हूँ। वैसे ये था भी नहीं एनसीईआरटी में, तो सिर्फ टाइडल वैल्यू है क्या, तो मैक्सिमम कितनी सांस, कितनी वायु, सांस क्या, कितनी वायु को हम अपने लंग्स में भर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, टाइडल वैल्यू कहलाता है। सिर्फ इतना ही था उसमें, तो सिर्फ मैंने यहाँ टाइडल वैल्यू करके आपको समझा दिया ये है क्या। ठीक है, तो आई थिंक आपको मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा। एक बार क्विकली रिवाइज कर दूं क्या, चलिए रिवाइज कर देते हैं। देखिए,
जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें पाथ, सबसे पहले ये पाथ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाथ में क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, नासाद्वार में, उसके बाद कहाँ जाती है, नेसल चैम्बर में जाती है, उसके बाद हमारे लैरिंक्स में जाती है। अब लैरिंक्स की बात करें तो मैंने बताया ये आवाज़ इस यहाँ से क्या होती है, इसे स्वर तंत्र बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 9 प्रकार के क्या प्रेजेंट होती है, वोकल कार्ड प्रेजेंट होती हैं, जिनमें 3 पेयर में होती है, 3 जो होती है वो सिंगल होती है। पेयर में 6 हो गई, 3 सिंगल, 9 हो गई टोटल, ठीक है। और उसके बाद आगे विंड पाइप की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 17 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वायुनली बोलते हैं। इसमें छल्ले नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, इसे हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। ये विंड पाइप को आपस में चिपकने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये विंड पाइप आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, इसे ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर उसके बाद ये ब्रोंकाई जो होती हैं दोनों, इन्हीं में क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है, जिसे ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूलस जो होती हैं इनके मुंह पे, ठीक है, लास्ट में एंड पॉइंट में बहुत सारे से बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ये एल्वियोली क्या करते हैं, वायु को भरते हैं, ठीक है, वायु इनमें इकट्ठा होती है, इन्हीं में इकट्ठा होती है। और दूसरी चीज़, इन्हें क्या कहा जाता है, तो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जो एल्वियोली है, वायुकोष्ठ है, इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, ये टोटल तीनों मिलकर क्या करते हैं, लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाहर से मैंने बाउंड्री बना दी, लंग्स कंप्लीट हो जाता है। बाहर की तरफ एक और आवरण प्रेजेंट होता है, जो कि किसका होता है, लंग्स का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ये प्लूरा नाम से ही पूछा जाता है, कभी भी फुफ्फुसी आवरण नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, रिब्स प्रेजेंट होती है, डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, कैसे वर्क करता है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो अदर ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में सिर्फ हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ने थे, ठीक है, उनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, तो उनकी बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बात करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बात करते हैं, और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला अगर बात करते हैं, इधर मैंने एनिमल बनाया है, ठीक है। एनिमल मतलब इधर मैंने जंतुओं के नाम लिखे हैं और इधर मैंने उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करी है। तो जैसे सबसे पहला है, जितने सारे यूनिसेलुलर हैं, इसमें जो जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो बताएंगे, मतलब क्लास 7 में। और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें एडिशनल है वो भी हैं इसमें, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो सारी करा दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा हो गया, है ना, पैरामीशियम होगा, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है, यानी इनमें एक सेल प्रेजेंट होती है। तो इनमें क्या होता है, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। सांस के लिए स्पेशली जैसे हम लोगों में लंग्स प्रेजेंट है, वैसे इन जो ये एनिमल है, इनमें कोई भी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। तो ये कैसे सांस लेते हैं, वो लेते हैं जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है, लो टू हाई टू लो प्रेशर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। सो डिफ्यूजन जिसे हिंदी में बोलते हैं विसरण, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है इनमें जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करें तो जितने सारे एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इनमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा है केचुआ, जिसे अर्थवॉर्म भी बोला जाता है। तो इसमें बात करते हैं ये कैसे श्वसन करता है, तो वो करता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू, ठीक है, इसमें लंग्स नहीं होता, मॉइस्ट स्किन, ठीक है, उनकी चिकनी सतह होती है। सो इस सतह बोल रहे हैं, चिकनी त्वचा के थ्रू करता है, जो कि मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है थोड़ा, ठीक है। सो ये केचुआ जो है वो किसके थ्रू करता है रेस्पिरेशन, वो करता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। आगे बात करते हैं, तीसरा है एक्वाटिक एनिमल, जो जलीय जंतु है, लाइक फिश हो गया, है ना, टैडपोल हो गया, तो ये किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं गिल्स के थ्रू,
ठीक है। गिल्स या गिल्स को क्लोम भी कहा जाता है हिंदी में, और गलफड़े भी बोला जाता है। सो इनके थ्रू जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। यानी ये इनका क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आगे बात करते हैं जितने सारे इंसेक्ट हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गए, खटमल हो गए, इन सब में क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, एक नली होती है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से एक नली होती है जो कि बाहर की तरफ क्या होती है, ये अपने नाक से सांस नहीं लेते जैसे हम लोग लेते हैं, इनके यहाँ पर चेस्ट इधर ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे पाइप लगी होती है, ठीक है। पाइप इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। जैसे हम लोगों ने विंड पाइप को ट्रैकिया बोला था, ऐसे इनमें भी क्या होती है, पाइप प्रेजेंट होती है, इसे ट्रैकिया बोला जाता है, ठीक है। ये ट्रैकिया आगे की तरफ क्या होता है, इस तरीके से 2 छिद्रों में खुली होती है, जिसे बोलते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जिस हिंदी में बोलते हैं श्वास रंध्र, SPIRACLES, ठीक है। ये होता है स्पाइरिकल्स। ये जो 2 छिद्र होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनमें खुली होती है ना, तो इनको बोला जाता है क्या, स्पाइरिकल्स बोला जाता है। डीप में पूछेगा तो स्पाइरिकल सही होगा, लेकिन ऐसे क्या है, ट्रैकिया है। तो इतना समझ में आया कि जो भी कीट वगैरह हैं, कीट वर्ग, ठीक है, उनमें किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन, तो ट्रैकिया के थ्रू होता है। बहुत ज़्यादा डीप पूछेगा नहीं, यदि पूछता है तो स्पाइरिकल्स होगा, जिसे बोलते हैं श्वास रंध्र। आगे बात करते हैं, नोट पॉइंट में यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला हो गया मेढक। मेढक 3 तरीके से सांस लेता है, 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से हैं, बाय लंग्स के थ्रू भी करता है ये, और गिल्स के थ्रू भी करता है, और तीसरा है स्किन के थ्रू। लंग्स के थ्रू कब करता है, जब ये वाटर के बाहर होता है, ठीक है, पानी के बाहर होता है, तब ये क्या करता है, लंग्स के थ्रू सांस लेता है। दूसरा गिल्स के थ्रू कब लेता है, तो गिल्स के थ्रू लेता है जब ये बच्चा, जब मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है, बच्चे के स्टेज में होता है, उस समय किससे लेता है, गिल्स के थ्रू सांस लेता है। आगे बात करते हैं स्किन के थ्रू कब लेता है, जब ये वाटर में होता है, ठीक है, वाटर में या ज़मीन के अंदर होता है, तब ये किसके थ्रू सांस लेता है, तो स्किन के थ्रू सांस लेता है। तो इस प्रकार जो मेढक है, इसमें 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्किन है, गिल्स है और लंग्स भी है, ठीक है। स्किन के थ्रू कब लेता है, जब वाटर में होता है ना, जब पानी के अंदर होता है, या फिर जब ज़मीन के अंदर होता है। गिल्स के थ्रू कब लेता है, जब टैडपोल स्टेज में होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है तब, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं लंग्स के थ्रू कब लेता है, तो लंग्स के थ्रू तब लेता है जब ये पानी के बाहर रहता है। आगे है इसमें ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गए, जितने सारे पक्षी वर्ग हैं, पक्षियों में जितने सारी चीज़ें हैं, मतलब जितने पक्षी हैं वो, मानव हो गया, और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जिसे बोलते हैं, रेंगने वाले जितने सारे जंतु हैं, जितने सारे एनिमल हैं, वो किसके थ्रू लेते हैं, लंग्स के थ्रू लेते हैं। रेंगने वाले समझ रहे हैं ना, सारे, जैसे छिपकली हो गया, है ना, ये सब क्या है, रेंगने वाले जंतु हैं। तो ये किसके थ्रू लेते हैं सांस, तो ये लेते हैं लंग्स के थ्रू लेते हैं, है ना। आगे बात करते हैं मकड़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मकड़ी है और बिच्छू है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, वो है बुक लंग्स। ये क्या है, ये भी एक ट्रैकिया के समान ही ऑर्गन होता है, लेकिन मकड़ी और बिच्छू में इन्हें क्या बोला जाता है, बुक लंग्स बोला जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्विकली। देखिए, डिफरेंट जो एनिमल है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ लिखा है, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं उनके, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर बात करें जाए, जितने सारे यूनिसेलुलर हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना हो गया, इनमें किसके थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वो है जनरल बॉडी सरफेस। इसमें कोई भी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। विसरण के थ्रू गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जिसके थ्रू क्या होता है, इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जिसे वो ऑर्गन तो होता नहीं, इसलिए इसमें किसके थ्रू होता है, श्वसन, वो होता है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। आगे बात करते हैं केचुआ, जो अर्थवॉर्म होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेता है। जो एक्वाटिक एनिमल है, जितने जलीय जंतु हैं, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, है ना, झींगा मछली जिसे बोला जाता है, इन सब में क्या होता है, किसके थ्रू सांस लेते हैं, तो गिल्स के थ्रू लेते हैं, गलफड़े के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इन्हें क्लोम भी कहा जाता है। क्लोम नाम याद रखना, गिल्स और गलफड़ा पूछा जाता है, क्लोम जो है ज़्यादा नहीं याद रहता, तो दिमाग में रखना, क्लोम भी कहा जाता है।
जितने सारे इंसेक्ट हैं, मतलब कीट वर्ग के अंतर्गत जितने सारे एनिमल आते हैं, जितने सारे जंतु हैं, उनमें क्या होता है, किनके थ्रू सांस लेते हैं, तो वो लेते हैं ट्रैकिया। कौन से एनिमल है, लाइक काकरोच हो गया, है ना, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, इंसेक्ट के थ्रू। अब आगे बात करते हैं, नोट पॉइंट में मैंने लिखा है मकड़ी और बिच्छू में स्पेशली याद रखना किसके थ्रू होता है, तो बुक लंग्स के थ्रू होता है। ये भी ट्रैकिया के समान ही ऑर्गन है, बट यहाँ पर इसका नाम कुछ और होता है, तो वो नाम याद रखना। मेढक में 3 तरीके से ये सांस लेता है, स्किन हो गया, गिल्स हो गया, लंग्स के थ्रू हो गया। स्किन के थ्रू कब लेता है, स्किन के थ्रू तब लेता है जब ये पानी के अंदर होता है, ठीक है, या ज़मीन के अंदर होता है। जो गिल्स है इसके थ्रू कब लेता है, जब टेडपोल स्टेज में होता है, जब बच्चा होता है। और उसके बाद लंग्स के थ्रू कब लेता है, जब बाहर होता है पानी से तब। ह्यूमन और बर्ड रेप्टाइल में किसके थ्रू होता है, तो वो होता है लंग्स के थ्रू होता है। रेप्टाइल का मतलब मैंने बताया रेंगने वाले जंतु, ठीक है, यहाँ पे मैं रेंगने वाले लिख दूँ। रेंगने वाले जितने सारे जंतु हैं उनमें किसके थ्रू होता है, तो वो होता है लंग्स के थ्रू। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कौन सा, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल, यानी जो जीव हैं, प्राणी हैं, जंतु हैं, उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो भी ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म है लिविंग, जो भी एनिमल है, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये तो हो गया एनिमल के बारे में, लेकिन प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्लांट के बारे में क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं। ये एनिमल का कंप्लीट होता है। यहाँ से आगे वाले जो क्लास होगी हमारी आगे वाली, वो किससे रिलेटेड होगी, प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।